के ड्रामा डेस्टिनेट विद यू एपिसोड 11। तो अब तक हमने देखा कि होंगजो के छूने पर शिन्यो को वही रेड हैंड फील होता है और फिर शिन्यो डरकर होंगजो को अपने आप से दूर कर देता है, जो उससे पूछती है क्या हुआ, क्या उसे कहीं दर्द हो रहा है, अगर ऐसा हो रहा है तो उन्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। शिन्यो उससे कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये टाइम विश मांगने का है, सूरज ढल रहा है तो तुम अपनी विश मांगो। और फिर होंगजो सूरज की तरफ देखकर विश मांगने लगती है। शिन्यो होंगजो की तरफ देखकर सोचने लगता है कि अभी जो हुआ था वो शायद उसका कोई वहम होगा, इसलिए वो इस बात को जाने देता है और वो होंगजो को पीछे से हग करता है, जिसके बाद होंगजो के फेस में भी स्माइल आ जाती है। आगे शिन्यो होंगजो को शॉपिंग कराने ले आता है। वो यहाँ पर होंगजो के लिए स्वेटर लेने आए थे और होंगजो अपने लिए एक वियर वाला स्वेटर सिलेक्ट करती है। आगे होंगजो उससे पूछती है कि आखिर वो शॉपिंग करने क्यों आ गए थे। शिन्यो कहता है क्योंकि हम घर नहीं जाने वाले, हम थोड़ा आराम करेंगे और अगले मॉर्निंग साल का हम पहला सनराइज देखने जाएंगे। आगे होंगजो उससे पूछती है कि मेयर ने मुझे बुलाया था, क्या ऑफिस में कुछ हुआ था। शिन्यो कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ और जो भी होगा वो मैं संभाल लूंगा। वही ऑफिस में हम जेक्योंग को होंगजो के टेबल के सामने देखते हैं। दरअसल पाक डोंग ने उसे बता दिया कि मिस्टर शिन्यो कुछ घंटों पहले अपने साथ उस लाल गाल वाली लड़की को लेकर गए। उन्होंने सबके सामने उसका हाथ पकड़ रखा था, आखिर वो इस वक्त उसे कहाँ लेकर गए होंगे। ये सोचकर जेक्योंग पछता रहा था कि आखिर उसने उसको ये बात क्यों बताई। ये प्रॉब्लम उसे खुद सॉल्व करना चाहिए था। जैसे ही जेक्योंग ऐसे जाने लगता है वहाँ पर नायोन भी आ जाती है और वो उससे कहती है तुमने कहा था तुम किसी को पसंद करते हो, क्या वो होंगजो है। जेक्योंग उससे कहता है अच्छा तो तुम्हारे कहने पर मेयर ने होंगजो को यहाँ से ट्रांसफर करने की बात कही, मुझे लगता है तुम जज्बाती हो, कुछ भी बिना सोचे समझे कुछ भी कर देती हो। नायोन कहती है कम से कम मैं हाथ पे हाथ रख के बैठी तो नहीं रहती। कहता है प्लान बनाना है तो ढंग का प्लान बनाया करो, ये सब हरकतें बचकानी है। आगे शिन्यो होंगजो को एक होटल में ले आता है। वो होंगजो से कहता है तुम जाकर आराम कर लो और मैं फ्रेश हो लेता हूँ। इधर आकर शिन्यो उसी रेड हैंड के बारे में सोचने लगता है। उसे इस बात का डर था कहीं वो रेड हैंड फिर से उसे हॉन्ट तो नहीं करने लगेगी। से ही रात के 2 बज जाते हैं और होंगजो की आग लग गई थी। जब वो उठती है तो देखती है रात के 2 बज गए, लेकिन शिन्यो ने उसे गुड नाइट भी नहीं कहा। वो परेशान होकर उसके दरवाजे के पास जाती है, लेकिन तभी शिन्यो दरवाजा खोलता है। होंगजो कहती है गलत मत समझना, तुम बीमार थे इसलिए मैं परेशान हो रही थी, क्या तुम ठीक हो। शिन्यो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। फिर होंगजो कहती है अब तुम्हें देख लिया तो मुझे अच्छे से नींद आ जाएगी। फिर शिन्यो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है मैंने तुम्हें अकेले सोने के लिए नहीं कहा। इसके बाद रात को शिन्यो और होंगजो एक ही बेड को शेयर करते हैं, लेकिन इनके बीच ऐसा वैसा कुछ नहीं होता। अगले मॉर्निंग ये दोनों सनराइज देखने जाते हैं। सच में ये बहुत ही सुंदर जगह थी। दोनों एक साथ सनराइज होते हुए देखते हैं, जो बताती है कि वो हर नए साल पर अपने पिता के साथ सनराइज देखा करती थी, पर जब वो इस दुनिया से चले गए तो होंगजो ने किसी भी नए साल पे सनराइज को नहीं देखा। वो आज के लिए शिन्यो को थैंक यू कहती है। आगे चलते हुए होंगजो शिन्यो का हाथ पकड़ लेती है और इसलिए शिन्यो भी उसका हाथ कस के पकड़ लेता है। वो दोनों यहाँ पर इस व्यू को एंजॉय कर रहे थे, पर तभी उनके सामने जेक्योंग भी आ जाता है। शिन्यो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और जेक्योंग भी कहता है मुझे भी उम्मीद नहीं थी तुम दोनों को यहाँ पर देखने की, मैं यहाँ पर साल के पहले दिन सनराइज देखने आता हूँ। शिन्यो कहता है तुम्हें ये जगह मिली थी, और भी तो जगह थी। जेक्योंग कहता है तो तुम भी तो यहाँ पर आए हो कि इन दोनों के बीच लड़ाई ना हो जाए, इसलिए होंगजो कहती है चलो अब मिलकर कुछ खा लेते हैं। शिन्यो कहता है मुझे कुछ नहीं खाना। तभी जेक्योंग कहता है पर मुझे तो खाना है। इसके बाद ये तीनों उसी जगह पर आ जाते हैं। शिन्यो कहता है शांति से बैठ जाओ और जो बना रहा हूँ वो खा के चुपचाप चले जाना। जेक्योंग कहता है फिर से सोच लो, अगर बनाना नहीं आता है तो मैं बना लेता हूँ, क्योंकि साल के पहले दिन खाना खराब नहीं होना चाहिए। शिन्यो कहता है मैं हर चीज में परफेक्ट हूँ, तुम शांति से बैठो मैं खाना बनाता हूँ। शिन्यो को लग रहा था अगर वो खाना बनाएगा तो होंगजो का अटेंशन उसे मिलेगा, पर ऐसा नहीं होता है। जेक्योंग होंगजो को अपनी बातों में बिजी कर लेता है। वो उसे कुछ फोटोज दिखा रहा था और शिन्यो को ये देखकर जलन होने लगती है। वो नाटक करने लगता है कि मैंने खाना बर्बाद कर दिया है, मैंने सोचा था मैं परफेक्ट हूँ पर मुझे बनाना नहीं आ रहा है। इसके बाद जेक्योंग उठता है और वो शिन्यो को वहाँ से हटाकर खुद खाना बनाने लगता है। खाना रेडी होने के बाद शिन्यो देखकर कहता है लगता नहीं ये खाना अच्छा होगा, लेकिन जैसे ही वो ट्राई करता है तो उसकी बोलती बंद हो जाती है। ये खाना जेक्योंग ने सच में टेस्टी बनाया था। आगे हम रात को होंगजो को अपने घर पर देखते हैं। वो इस बात को सोच रही थी कि आखिर शिन्यो ने उसे धक्का क्यों दिया, कहीं उस कर्ज की वजह से वो फिर से तो बीमार नहीं होने लगा। इसलिए वो मंत्र की किताब को खोलती है ताकि उसे यहाँ पर कर्ज को तोड़ने का कोई मंत्र मिल जाए, पर उसे ऐसा कोई मंत्र तो नहीं मिलता, पर एक मंत्र मिलता है जो दिमाग की शुद्धिकरण करता है। वो सोचती है शायद ये मंत्र काम कर सकता है, इसलिए वो शिन्यो को कॉल करती है। वो उससे पूछती है कि तुम क्या कर रहे थे। शिन्यो कहता है मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। फिर होंगजो उसे इस मंत्र के बारे में बताती है। शिन्यो कहता है तुम बहाने बना रही हो ताकि मैं तुम्हारे घर आ जाऊँ, बताओ यही बात है ना।
और फिर होंगजो शर्मा कर कॉल काट देती है, लेकिन वो उसे फिर से वीडियो कॉल करती है। शिन्यो भी उसे दिखाने के लिए बुक लेकर बैठता है, जिससे वो होंगजो को दिखा सके कि वो तो पढ़ने में बिजी था। पर जैसे ही होंगजो उसे बिजी देखती है तो वो कॉल रखने वाली थी, और फिर शिन्यो को कहना पड़ता है कि प्लीज कॉल मत रखो, मुझे तुमसे बात करनी है। इसके बाद ये दोनों पूरी रात एक दूसरे के साथ बात करते हुए निकाल देते हैं। अगले दिन शिन्यो जैसे ही अपने ऑफिस आता है तो पहले से पाकडोंग अंदर बैठा हुआ था। पाकडोंग उससे कहता है कल मेयर बहुत ही गुस्से में थे, आपकी और मेयर की क्या बात हुई थी। फिर शिन्यो उससे कहता है आज के बाद तुम बिना पूछे मेरे ऑफिस के अंदर नहीं आओगे, अब तुम्हें मुझसे पूछ कर ही अंदर आना होगा। वो कहता है मैं ऐसा इसलिए करता हूँ ताकि हम दोनों दोस्त बन सके। फिर शिन्यो उससे पूछता है कि ये गमला यहाँ पे कौन रख गया। वो कहता है जब आप ऑफिस में नहीं थे तो ये कोई यहाँ पर रखवा के गया है, हो सकता है कि आपकी गर्लफ्रेंड ने रखवाया हो, या फिर शायद अब वो आपकी गर्लफ्रेंड नहीं रही। शिन्यो कहता है एकदम ठीक कहा तुमने, और ये सुनकर पाकडोंग को झटका लगता है। वो अपने दिल पर हाथ रखकर यहाँ से चला जाता है। होंगजो को देखते हैं, वो मिस मायून से कल के लिए माफी मांग रही थी। मायून उससे कहती है आगे से तुम ध्यान रखना, तुम बिना बताए ऐसे नहीं जा सकती। वही शिन्यो जब ऑफिस से बाहर आ रहा था तभी वहाँ पर नायोन आती है। उससे कहती है अब तो तुमने मुझे कॉल करना भी बंद कर दिया है, मैंने सोचा था जब तक मेरा काम चलेगा तुम मेरा साथ दोगे। शिन्यो उससे कहता है अगर तुम ऐसा चाहती थी तो तुम्हें मेरे डैड के साथ ये सब नहीं कहना चाहिए था। कहती है पर तुमने पहले बात बिगाड़ी थी। फिर वो कहता है कि उसके प्यार में पहले मैं पड़ा था तो इसके लिए जिम्मेदार भी सिर्फ मैं हूँ, और ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। आगे देखते हैं कि शिन्यो मिस्टर गोंग के साथ मीटिंग कर रहे थे और वो यहाँ पर गार्डनर जुंग के बारे में बात कर रहे थे। शिन्यो को जुंग के बारे में ये पता चला कि वो उनके साथ काम करने में घोटाला करता है, वो कंपनी से कुछ ज्यादा ही पैसे ऐंठ रहा था। मिस्टर गोंग कहते हैं मुझे तो पता नहीं था कि ये आदमी इतना बेकार होगा, कहीं इस घोटाले में मेरा नाम तो नहीं आ जाएगा। शिन्यो कहते हैं नहीं, जब ये पता चलेगा कि आपने घोटाले के खिलाफ एक्शन लिया है तो आपसे सिर्फ पूछताछ होगा। वैसे आप सच में उसके साथ शामिल तो नहीं हो, क्योंकि मैंने देखा है कि आप हर प्रोजेक्ट का काम उसी को दे रहे हो। मिस्टर गोंग कहते हैं क्या आप मुझ पे शक कर रहे हो? सच में मेरा इन सब में कोई हाथ नहीं है। दरअसल ये एक रिवाज बन गया है। 5 साल पहले जुंग की पत्नी अचानक गायब हो गई थी और तब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। पति होने के नाते पहला शक उसी पर था, पर इन्वेस्टिगेशन में कुछ नहीं मिला और उसे छोड़ दिया गया। लेकिन तब से ये अफवाह फैल गई कि उसी ने अपनी पत्नी को मारा था। इस वजह से जुंग की हालत बहुत ही खराब हो गई थी और उस टाइम पर ग्रीन डिवीजन के जो चीफ मैनेजर थे उन्हें जुंग पर दया आ गई थी और तब से वो कंपनी के हर प्रोजेक्ट का काम उसे दिया करते थे। ये शिन्यो पूछता है तो उसके बाद उसकी पत्नी मिली या नहीं? मिस्टर गोंग कहते हैं पता नहीं, वो अचानक बस कहीं गायब हो गई थी। आगे मिस्टर गोंग आकर मायून को इसके बारे में बताते हैं और फिर मायून होंगजो से इसके बारे में बात करती है। वो होंगजो को बताती है कि अब मिस्टर जुंग के साथ हमारी कंपनी काम नहीं करेगी, तो अब तुम प्रोजेक्ट के लिए दूसरी कंपनी की लिस्ट ढूंढो। जो ये सुनकर खुश होती है क्योंकि अब उसे उस आदमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मायून सबसे कहती है कि हमें पहले साल का खाना एक साथ खाना चाहिए। तो मिस्टर गोंग कहते हैं पर मेरा प्लान अलग है, मुझे एक लंबी ट्रिप पर जाना है। और फिर मायून डिनर के लिए लड़कियों से पूछती है, पर सेबुल कहती है कि हमारा अलग प्लान बन चुका है। और जैसे ही ऑफिस खत्म होता है सेबुल और सेजुंग होंगजो को पकड़कर अपने साथ ले आते हैं। दरअसल वो उससे कल रात के बारे में पूछना चाहते थे कि आखिर मिस्टर शिन्यो ने उसका हाथ क्यों पकड़ा था और वो उसे कहाँ लेकर गए थे। सेबुल होंगजो से इस बारे में पूछने लगती है। अभी उसके पास शिन्यो का मैसेज आता है। वो उससे पूछता है कि तुम कहाँ हो, और होंगजो लिखती है कि वो अपने सीनियर के साथ डिनर करने आई है। अभी देखते हैं कि शिन्यो के ऑफिस में पाकडोंग आता है और वो कहता है कि इस बार मैं नॉक करके आया हूँ, मैं आपको ये बताने आया था कि मैं घर जा रहा हूँ। तभी शिन्यो रोकते हुए उसे कहता है तुमने कहा था तुम्हें मेरा दोस्त बनना है। तभी पाकडोंग एक्साइटेड होकर आगे आता है और कहता है इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वही हम होंगजो को देखते हैं, वो कहती है कि वो शिन्यो के साथ मिलती रहती है और तब सेबुल उसका कॉलर पकड़कर उससे पूछती है कि आखिर तुमने उसे पटाया कैसे। फिर होंगजो कहती है क्योंकि मैंने प्यार के मंत्रों को पढ़ा था। होंगजो अपने दिमाग में ऐसा सोच रही थी कि अगर वो सच बताएगी उसके साथ बहुत ही बुरा होगा। तब सेबुल उससे पूछने लगती है कि आखिर वो बता क्यों नहीं रही कि कल रात को क्या हुआ था। पीछे से शिन्यो और पाकडोंग आ जाते हैं और वो दोनों आकर उन्हीं को ज्वाइन कर लेते हैं। आगे देखते हैं कि ये लोग एक गेम खेलना स्टार्ट करते हैं और बोतल शिन्यो की तरफ आता है। तब सेजुंग शिन्यो से एक सवाल करती है, क्या हम तीनों में से कोई आपके टाइप की है? शिन्यो कहता है नहीं, और तब होंगजो को इस बात से चिढ़ होने लगती है। तभी सेबुल गुस्से में कहती है अब मैं बोतल को घुमाऊंगी। तो बोतल पाकडोंग की तरफ आता है, लेकिन वो गुस्से में बोतल को शिन्यो की तरफ कर देती है। उससे पूछती है अब मुझे ये बताओ क्या आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप करने वाले हो? शिन्यो कहता है मैंने तो ब्रेकअप बहुत पहले ही कर लिया है। ये सुनते ही सेबुल और सेजुंग दोनों उछल पड़ते हैं और फिर सेबुल खुशी के मारे उन्हें और एक जगह पर लेकर जाती है अपनी तरफ से पार्टी देने के लिए। पर वो सभी गाना गाते हैं और मस्ती करते हैं और यहाँ पर शिन्यो होंगजो के लिए एक बहुत ही अच्छा गाना गाता है। वही दूसरी तरफ हम मिस्टर गोंग को देखते हैं। वो मायून के घर पर आता है
और साथ में वो अपना सामान भी ले आया था। तो मिस मायून को कहता है, मैंने कहा था ना मुझे लंबे ट्रिप पर जाना है, तो यही मेरा ट्रिप है। दरअसल पिछली बार मिस्टर गोंग जब डेट पर जा रहे थे तब मायून ने उसे रोक लिया था। वो मिस्टर गोंग को अपने साथ ले आई थी। इसके बाद इन दोनों ने रात साथ में गुजारी। मिस्टर गोंग अब मिस मायून के साथ ही रहना चाहते हैं क्योंकि वो शुरू से ही मिस मायून से प्यार करता है। वो उससे कहता है कि मैं यहाँ पर रहना चाहता हूँ, पर मिस मायून इसके लिए साफ मना कर देती है। कहती है मेरे एक्स हस्बैंड भी ऐसे ही था, पहले प्यार जताता था और उसके बाद धोखा देकर चला गया। सुनकर मिस्टर गोंग नाराज होकर जाने लगते हैं। मिस मायून उसे रोक लेती है और फिर वो इसके लिए राजी हो जाती है। आगे इनकी पार्टी खत्म होती है और शिन्यो होंगजो को घर छोड़ने आता है। वो होंगजो के घर के अंदर जाने के लिए बहुत सारे बहाने दे रहा था, लेकिन होंगजो उसे उसकी कार की तरफ धकेलती है और कहती है तुम घर चले जाओ। पर शिन्यो के कदम बार बार होंगजो के घर की तरफ जा रहे थे। शिन्यो होंगजो से गुड नाइट किस मांगता है। होंगजो जैसे ही उसे किस देने के लिए आगे बढ़ती है, शिन्यो अपना फेस उसकी तरफ कर लेता है। होंगजो उससे कहती है तुम बहुत ही बदमाश हो गए हो। और तब शिन्यो होंगजो के घर की तरफ जाते हुए कहता है मैं इससे ज्यादा भी बदमाश हो सकता हूँ। पर होंगजो इस बार उसे उसके कार में बैठा ही देती है और जैसे ही होंगजो अंदर आती है वो देखती है कि जेक्योंग वहीं बैठा है। वो काफी नशे में था। जेक्योंग कहता है तुम मेरे सामने ये सब कुछ कैसे कर सकती हो, तुमने कहा था तुम मुझे पसंद करती हो, अचानक तुम्हें क्या हो गया, क्या तुम्हारा प्यार ऐसा ही था, इतनी जल्दी आखिर मेरे लिए तुम्हारा प्यार कैसे खत्म हो गया। ये सुनकर होंगजो को जेक्योंग के लिए काफी बुरा फील होता है। अगली मॉर्निंग होंगजो जब नीचे आती है तो जेक्योंग उसे देखकर छिप जाता है। तब होंगजो उसे बाहर बुलाने लगती है। जेक्योंग बाहर आता है और फिर होंगजो कहती है मुझे पता है कल रात को आपने ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और ड्रिंक करने पर सभी ऐसे ही बोल देते हैं, परेशान मत होइए, मैंने आपकी बातों को सीरियसली नहीं लिया। तब जेक्योंग उससे कहता है पर मैं चाहता हूँ तुम मेरी बात को सीरियसली लो, तुम मुझे मिस्टर कॉन करके मत बुलाया करो, ये मुझे सुनने में बहुत ही अजीब लगता है। वहीं दूर से देखते हैं कि जुंग उनकी तस्वीरें निकाल रहा था। आगे हम शिन्यो को डॉक्टर के साथ देखते हैं। डॉक्टर को बताता है कि मुझे फिर से वहम होने लगे हैं। डॉक्टर उससे कहता है तुम्हारी MRI का टेस्ट करवाना होगा, अगर उसमें कुछ नेगेटिव आता है तभी हम तुम्हारे आगे इलाज के प्रोसेस को कर सकते हैं। शिन्यो को याद आता है कि उसकी दादी ने उससे कहा था वो लाल हाथ जो उसे सहलाती है वो हाथ जिसका है उसी ने उसको मारा था। शिन्यो घर आकर अपने ड्रॉर से उस पत्र को निकालता है जो शायद उसने अपने पिछले जन्म में लिखा था। उसमें लिखा हुआ था कि मुझे जानलेवा कर्ज मिला है, ऐसा कर्ज जो कभी खत्म नहीं होता और ये पीढ़ी दर पीढ़ी उनके जनरेशन को मिलता जाएगा। आगे वो कहता है मैं गुनहगार हूँ, पर मुझे एक सवाल पूछने दो। ओंजू पहाड़ के टेम्पल पर जाओ और वहाँ जाकर उस टेम्पल की देखभाल करो, तुम्हारे हर जनरेशन को यही करना है। आगे हम रात को शिन्यो और होंगजो को टहलते हुए देखते हैं। शिन्यो होंगजो से कहता है मान लो पिछले जन्म में हम दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे, तो तुम इसके बारे में क्या सोचती। होंगजो कहती है लगता है तुमने फिर से कोई सपना देखा, तुमने कहा था कि तुम पिछले जन्म में एक राजकुमार थे और मैं तुम्हारी आज्ञाकारी दासी थी। शिन्यो कहता है अगर मान लो कि पिछले जन्म में मैंने तुम्हें बहुत ही दुख दिया हो और तुम्हें ये सब बातें याद आ जाए, तब फिर तुम क्या करोगी। होंगजो कहती है मैं तुमसे नाराज होकर तुमसे ब्रेकअप कर लूंगी। मैं मजाक कर रही थी, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, अभी हम दोनों का साथ रहना जरूरी है। आगे शिन्यो होंगजो को एक प्यारा सा ब्रेसलेट पहनाता है और उसने भी सेम एक ऐसा ही ब्रेसलेट पहन रखा था। वही दूसरी तरफ नायोन को देखते हैं, उसके पास वही फोटोज आते हैं, उसमें मैसेज भी आता है कि इस फोटोज को अच्छे से यूज करना और नायोन इस फोटोज को पोस्ट कर देती है। अगले मॉर्निंग ऑफिस में सभी इसी फोटोज को देख रहे थे और सभी होंगजो के बारे में बुरा सोच रहे थे और होंगजो ने देख लिया था कि किसी ने उसकी और जेक्योंग की तस्वीर पोस्ट कर दी और इसलिए होंगजो नायोन से बात करने चली जाती है। नायोन उसे कहती है मैंने शिन्यो से अभी तक ब्रेकअप नहीं किया है और होंगजो इस बात को छोड़ते हुए उससे पूछती है तुम ही ने उन फोटोज को पोस्ट किया है ना। नायोन कहती है तुम्हें क्या लगता है तुम कोई सेलिब्रिटी बन गई हो जो मैं तुम्हारे फोटोज पोस्ट करूंगी। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो टाइम वेस्ट नहीं करती और जिसने ये फोटोज डाला है उस स्टॉकर को ढूंढती। तो कहती है उस स्टॉकर को तुमने ही मेरे पीछे लगाया होगा, मैंने अपना टाइम वेस्ट किया, मुझे तो पहले से ही पता था तुम कभी सच नहीं बोलती। और ये कहकर वो चली जाती है। ये हम शिन्यो को जुंग के साथ देखते हैं। जुंग यहाँ पर अपने बारे में बात ना करके उनके बारे में बात कर रहा था कि आखिर वो स्टोकर कौन होगा जो उनकी फोटोज पोस्ट कर रहा है। वो शिन्यो से कहता है लगता है आप कोई स्कैंडल में फंस गए। शिन्यो कहता है कितनी अजीब बात है, यहाँ पर कंपनी तुम्हारी कंपनी के साथ काम खत्म कर रही है, तुमने इसके बारे में बात ही नहीं की, तुम अपने बारे में बताओ, हमारी खोई हुई पत्नी के बारे में। ये सुनकर जुंग उससे कहता है लगता है मेरे बारे में बहुत कुछ जानते हो। आगे हम पार्क का एक सीन देखते हैं जहाँ पर एक पेड़ को निकलवाया जा रहा था और जैसे ही उस पेड़ को निकाला जाता है तो एक वर्कर उसके नीचे कूदता है ताकि वो आगे जमीन की खुदाई कर सके, लेकिन वहाँ जाते ही वो चिल्लाकर उठता है क्योंकि वहाँ पर किसी का कंकाल पड़ा था। और तभी यहाँ पर बाकी टीम को भी बुलाया जाता है।
यहाँ पर शिन्यो और मिस्टर गोंग भी सिचुएशन को देखने आए थे। शिन्यो मिस्टर गोंग से पूछता है, जब ये पार्क बन रहा था क्या उस टाइम पर भी कंपनी लैंडस्केप के साथ काम कर रही थी? मिस्टर गोंग कहते हैं शायद हाँ, लेकिन उस टाइम पर कंपनी का नाम कुछ और होगा। शिन्यो कहता है उसकी पत्नी जब गायब हुई थी तभी क्या ये पार्क बन रहा था? और मिस्टर गोंग को ये सुनकर झटका लगता है क्योंकि शायद ये हो सकता है कि ये कंकाल जुंग की पत्नी का हो। ये सोचकर शिन्यो होंगजो को कॉल करता है। वही होंगजो को हम जंगल में देखते हैं। उसे फोटो भेजा गया था कि जंगल में किसी ने बिना पूछे एक बड़ा सा गड्ढा बना दिया है। होंगजो यहाँ पर उसी को देखने आई थी। उसे वो बड़ा सा गड्ढा मिल जाता है और वो उसकी तस्वीरें निकालती है। तभी उसके पास शिन्यो का कॉल आता है, लेकिन इससे पहले वो कॉल उठाती पीछे से आकर कोई उसे धक्का देता है और होंगजो जाकर उस गड्ढे में गिर पड़ती है। फिर हमें उस आदमी का चेहरा दिखाया जाता है जिसने होंगजो को नीचे धक्का दिया, वो जुंग ही है। ये बहुत ही बड़ा गड्ढा था। होंगजो का कॉल बजता रहता है पर गिरने की वजह से वो बेहोश हो गई थी, इसलिए वो कॉल नहीं उठा पाती। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाती है।